कविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चन के तौर पे हम कवर करेंगे जो एग्ज़ामों में आए हैं और इनकी जो कमिंग एग्जामिनेशन है उनमें आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये कई बार इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं या पॉइंट्स हैं या फैक्ट्स हैं ये कन्फ्यूजिबल होते हैं बच्चों के लिए, और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुसूची में आता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और किस पार्ट में आता है इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो इसलिए आज हम कवर करेंगे ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन के तौर पे। जैसे आपको पता है, यूनियन जो टेरिटरी हैं, ठीक है, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनमें वो किस अनुच्छेद के तहत आती हैं और किस पार्ट के तहत। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, ये कंबाइन कर दी गई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 239 से लेके अनुच्छेद 239 से लेके 241 तक किस पार्ट में, पार्ट 8 में 8वें भाग में 239 से 241 अनुच्छेद तक इनके बारे में डिस्कस किया गया है और ये संविधान में निहित है और संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? यूनियन टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 239 से 241 मतलब अनुच्छेद 239 से 241 पार्ट 8, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंचार्ज ए स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरिया। मतलब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर जो स्पेशल मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है, जो जैसे शेड्यूल एरिया के बारे में, ट्राइबल एरिया, मतलब ट्राइबल एरिया और जो शेड्यूल एरिया है, ठीक है, जो जनजाति अनुसूचित जनजाति के बारे में डिस्कस करता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका प्रशासनिक सिस्टम कैसे चलता है, तो वो आर्टिकल है 244। अनुच्छेद 244 जो है वो उनके प्रशासनिक जो सिस्टम है, चाहे वो शेड्यूल एरिया है चाहे वो ट्राइबल एरिया है, आर्टिकल 244 में उसका डिस्कस किया गया है। उसको कैसे प्रशासनिक तौर पे उसको डील किया जाएगा, इस टाइप के एरिया को, शेड्यूल एरिया हो चाहे ट्राइबल एरिया हो, ठीक है, ये याद रखना आपको, अनुच्छेद 244। उसके बाद विच शेड्यूल ऑफ इंडियन मतलब अनुसूची के बारे में बात करा है। ये कौन सी ऐसी अनुसूची है भारतीय संविधान की जो ट्राइबल एरिया के जो प्रशासनिक जो तरीके से उसको डील किया जाता है या वहाँ पे कार्रवाई की जाती है या वहाँ पे जो प्रशासनिक सिस्टम है वो कैसे चलाया जाता है। इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 4 स्टेट हैं ये, आसाम ट्राइबल एरिया के, याद रखना आपको, ट्राइबल एरिया। यहाँ पे शेड्यूल एरिया की बात नहीं की गई है, शेड्यूल एरिया की बात नहीं की है, यहाँ पे ट्राइबल एरिया की बात की गई है। ट्राइबल एरिया में 4 ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है ना। मैं इनको कैसे निमोनिक बनाता हूँ, इनका MMTA, ममता, ठीक है, क्योंकि हमें इनके प्रति थोड़ी सद्भाव मतलब ये माने भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय जो सरकार है, वो इनके प्रति नरम स्वभाव से देखती है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट कम है। ये याद, इसलिए इनको 6 शेड्यूल, 6ठी अनुसूची में डाला गया है ताकि इनके लिए स्पेशल प्रावधान हो, कार्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, इनके जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके लिए, ताकि ये अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकें। छठे जो अनुसूची है उसमें ट्राइबल एरिया जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है, ट्राइबल एरिया को कैसे प्रशासनिक तरीके से चलाया जाएगा, उनका प्रशासनिक क्या तरीका है चलाने का, वो कौन कौन से स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ट्राइबल एरिया है ये, याद रखना, 4 ट्राइबल स्टेट हैं ये, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ममता के नाम से, MMTA, ये याद रखना, ममता के नाम से मैं इसको निमोनिक बनाता हूँ, बनाया मैंने इसका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द टर्म बजट
एज द, जो बजट की जो टर्म है ना, वो किस नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान में, वो जाना जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल जो सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि अनुच्छेद 112 में इसका डिस्कस किया गया है। जो आर्टिकल 112 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। हर साल सरकार बजट को पेश करती है तो उसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में इसका डिस्कस किया गया है भारतीय संविधान के अंदर, अनुच्छेद 112। विच बिल कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कांट बी रिटर्न। मतलब ऐसा कौन सा बिल है जो रिजेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, अप्रूव्ड कर सकते हैं, बट वो वापस नहीं कर सकते, किसमें, लोकसभा में या राज्यसभा में। क्योंकि ऐसा बिल है वो प्रेसिडेंट की अनुमति से ही पेश किया जाता है। ये याद रखना आपको। उस बिल को बोलते हैं मनी बिल। बिल कई टाइप के होते हैं, देखिए, एक मनी बिल होता है, एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल होता है। ये ध्यान रखना आपको, जो मनी बिल है, मनी बिल में भी दो टाइप आती है, फाइनेंशियल 1 एंड फाइनेंशियल 2, ठीक है ना। जो मनी बिल है उस पे मोहर लगी होती है स्पीकर की, क्योंकि जो बिल स्पीकर ये देखे कि ये मनी बिल है और वो उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दे या उसको रिटर्न में दे दे, तो वो मनी बिल होता है। तो मनी बिल जो वो है, वो जो हमारी संसद है उसमें प्रेसिडेंट की अनुमति से ही पेश किया जाता है, प्रेसिडेंट की अनुमति से ही पेश किया जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, अप्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बिल को एक बार वो लोकसभा ने या राज्यसभा ने, लोकसभा से राज्यसभा में पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो वो उनको साइन करना पड़ेगा, वो रिटर्न नहीं कर सकते उसको। यही लिखा हुआ है इस लाइन का मीनिंग। वो ऐसा कौन सा बिल है, वो है मनी बिल, बस ये है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन थ्री फोल्ड। जो भारतीय जो न्याय सिस्टम है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 3 जुरिडिक्शन है। 3 तरीके से वो जुरिडिक्शन करता है, मतलब 3 तरीके से वो न्याय करता है, या न्याय के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो वो ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, एक वो एपिलेट फॉर्म में, एक एडवाइजरी फॉर्म में। OAA में निमोनिक्स बना रखा है मैंने इसको। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 3 तरीके से, ओरिजिनल, आपकी एपिलेट एंड आपकी एडवाइजरी। देखिए, मैं आपको इसको कवर करता हूँ। ओरिजिनल क्या होती है, मान के चले किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, मौलिक अधिकार का हनन हुआ और वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाता है, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल, O से ओरिजिनल, ठीक है। वो कहीं नहीं गया, ठीक, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, ये है आपका ओरिजिनल। उसके बाद एपिलेट, मान के चले एक हाई कोर्ट का फैसला है और उस फैसले से कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार खुश नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, तो उसको बोले हैं एपिलेट। मैं एक एक लाइन में कवर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आपको। उसको बोलते हैं एडवाइजरी। मान ली सरकार ने कोई एडवाइजरी ली, सरकार ने या प्रेसिडेंट ने कोई सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ली, तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की 3 जुरिडिक्शन होती हैं। ओरिजिनल तरीके से देखता है वो काम को, आपकी एपिलेट तरीके से देखता है, और एडवाइजरी 3 तरीके से वो काम को देखता है। या कोई ओरिजिनल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, या हाई कोर्ट से वो केस गया है, या एडवाइजरी, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पे कोई सलाह ले, या प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप द बिल क्लियर्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनेट पीरियड विदाउट गिविंग द रेटिफिकेशन और रिजेक्शन नोट इज कॉल्ड। देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, उनके पास 3 वीटो पावर होती हैं। मैं उनकी निमोनिक मैंने जो बना रखी है ASP। ASP आप याद रह जाएगा आपको, एब्सोल्यूट वीटो, मना कर दे, नो मीन्स नो,
मैं आपको एक एक लाइन में कवर कर रहा हूँ इनको, फटाक से इनको आप सुने और देखिए। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट, एएसपी में ए बता दिया मैंने, एस मीन सस्पेंशन, उस टाइम के लिए वो बिल उनको पसंद नहीं आया, वापस से वो लोकसभा या राज्यसभा में भेजेंगे। वहाँ से अगर वो वापस आ गया, उन्होंने उसको ठीक कर दिया जो उन्होंने डिमांड की प्रेसिडेंट ने, अगर वो वापस आके उन प्रेसिडेंट के पास आता है ठीक होने के बाद, तो उनको वहाँ पे अपनी असेंट देनी पड़ेगी, मंजूरी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है, कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, लोकसभा राज्यसभा से पास होके, वो बिल उनको पसंद नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि ये बिल बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है या भारतीय जनता के पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो बिल अपनी पॉकेट में रखेंगे। पॉकेट में रखने का मीनिंग ये है, इनडेफिनिट पीरियड, मतलब अनिश्चित काल के लिए उस बिल पे वो साइन नहीं करेंगे। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो वो बिल अपने आप में ख़त्म हो गया, वो नल हो गया, वो जीरो हो गया। ये है पॉकेट वीटो। तो ये 3 वीटो पावर हैं हमारे प्रेसिडेंट की, ASP, ठीक है ना। पॉकेट वीटो इंडेफिनिट टाइम के लिए, सस्पेंशन वीटो कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, 14 डेज या 2 मंथ, वो इम्पोर्टेंट है आपको। और आपके एब्सोल्यूट वीटो, नो मीन्स नो, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या जो भी है उनको लगा कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये बिल, तो वो नो कर देंगे। नो मीन्स कैंसल, वो बिल ख़त्म वहीं पे। तो ये थी आपकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो याद रखने का तरीका क्या है, अगर वो बिल पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास आता है और वो उस पर साइन ना करें और रिजेक्शन नोट ना चढ़ाएं, या तो उस पर हाँ ना भरें या यस ना लिखें या बिल मतलब रेटिफाई ना करें या रिजेक्शन नोट ना चढ़ाएं, तो वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए उनके पास है। मतलब पॉकेट का मतलब यही हुआ कि अब उनके पास है, तो उनके पास है तो इसका मतलब वो बिल वहाँ पे एंड हो गया, वो जीरो हो गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिपोर्ट, मतलब स्टेट, ये क्वेश्चन कई बार आया, काफ़ी एग्जाम में आया है। स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं ना, देखिए अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है उनकी, लेकिन उनका रिमूवल, उनको हटा कौन सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना, अपॉइंटमेंट तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की कौन करता है, गवर्नर करता है, जो स्टेट का गवर्नर होगा, चाहे वो कोई भी स्टेट है, लेकिन उनको हटाने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये काफ़ी बार आया है क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। इक्वल जस्टिस मतलब न्याय जो है वो आपका बराबर होना चाहिए, और फ्री लीगल एड मतलब आप ऐसे काफ़ी प्रोविज़न्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं जिनमें जो गरीब लोग हैं उनको वहाँ पे कई बार फ्री में रिक्वायरमेंट होती है कि वो फ्री में कोर्ट में जाएं और अपने फैसले या अपना जो भी कोई भी मुद्दा है वो कोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुद्दे को आगे प्रोसीड करवाएं। तो वो आर्टिकल ऐसा कौन सा है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 300 आर्टिकल 39A, ठीक है ना। 39A में 39A में बात करते हैं फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की, अनुच्छेद 39A में। अब देखिए, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कब इनकॉर्पोरेट की गई, थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान का संशोधन हुआ, और वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तब फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये ध्यान रखना आपको कि ये फंडामेंटल ड्यूटी कब संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई या संविधान में कब इनको रखा गया, तब 1946 को रखा गया, और 42वां संविधान का संशोधन था वो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये पॉइंट कवर किए आज। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।